तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आप सब कैसे हैं? तो आज हम हमारा यूनिट 1 का जो टॉपिक है विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे जो राजस्थान ग्रेड सेकंड का जो हमारा सिलेबस है उसमें विपो का टॉपिक नहीं है, कॉपीराइट का टॉपिक है। लेकिन जो कॉपीराइट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आईपीआर का टॉपिक हमने किया है उसके अंतर्गत आता है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी बौद्धिक संपदा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके क्या क्या नियम है उस चीज़ को हम विपो में पढ़ेंगे। और आईपीआर का टॉपिक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आईपीआर के जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं हमारे, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, इन सब के बारे में भी हमने डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आईपीआर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कॉपीराइट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम हमारी वीडियो में देखेंगे विपो के लिए विपो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विपो की फुल फॉर्म से ही शुरू होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बौद्धिक विषयों की बौद्धिक संपदा है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वो विपो है। ठीक है, और विपो के बनने तक की जो हमारी पेरिस कन्वेंशन और बर्न की जो कन्वेंशन थी वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और एक बार फिर से उसका थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विपो एक यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 17 एजेंसियों में से एक है। मोटी बात यह है कि यूएन की ही एक एजेंसी है विपो। ठीक है, मेन जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है संयुक्त राष्ट्र यूएन। ठीक है, विपो को देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके दुनिया भर में बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, समझ आ गई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए विपो की स्थापना की गई है। और कब की गई है इसकी स्थापना? 1970 में ये शुरू हुआ है। 1970 से पहले 1983 में इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो बिरपी नाम से जानी थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इसका विपो का पहले नाम क्या था? बिरपी। ठीक है, और फिर 1967 में इसका नाम चेंज कर दिया गया विपो। और फिर ये 1967 में ही क्या है, यूएन का एक एजेंसी बन गया, और उसके बाद से इसने अपना 1970 में परिचालन शुरू कर दिया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है विपो का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और अब तक जो हमारी विपो है उसमें 193 कंट्रीज सदस्य बन चुकी हैं, देश सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, और भारत विपो का सदस्य कब बना था? 1975 में, 1975 में विपो में शामिल हुआ था हमारा भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो विपो है उसकी एक्टिविटीज़ है या फिर उसके फीचर्स लगा लीजिए, कार्य क्या क्या हैं विपो के, उसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईपी नियमों, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो नियम हैं, नियमों और नीतियों पर चर्चा करने और उन्हें आकार देने के लिए मंचों की मेज़बानी करना। मतलब जो सम्मेलन होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनकी नीतियों और नियमों पर चर्चा करना मेनली क्या है, विपो का कार्य है। आईपी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो नियम बनाए गए। ठीक है, वैश्विक सेवाएं प्रदान करना जो विभिन्न देशों में आईपी को पंजीकृत और संरक्षित करती हैं। मेन क्या है, आईपी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको संरक्षित करना और पंजीकृत करना। सीमा पार आईपी विवादों को हल करना। ऑल ओवर जो 193 देश इसके सदस्य हैं उनमें जो भी आईपी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व करना क्या है, विपो का फंक्शन है या कार्य है। नेक्स्ट है, समान मानकों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से आईपी सिस्टम को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, सभी आईपी मामलों पर एक सामान्य संदर्भ डाटाबेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है विपो की जो कन्वेंशंस, जो सम्मेलन हमने पहले वीडियो में 2 पढ़े थे। पेरिस का जो एक सम्मेलन था और एक हमारा बर्न का सम्मेलन था। ठीक है, ये दोनों पिछली वीडियो में पढ़े हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू और ले लेते हैं विपो के उससे। तो चलिए, सबसे पहले है औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय। पेरिस का जो एक सम्मेलन हुआ था 1883 में विभिन्न देशों के बौद्धिक कार्यों, इंटेलेक्चुअल जो
प्रॉपर्टीज़ थी उनके संरक्षण के लिए पहला कदम उठाया गया, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, आविष्कार में पेटेंट शामिल थे। मेन इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके लिए इस पे जोर दिया गया था, उसको संरक्षित करने के लिए, और उसमें नए इन्वेंशन, पेटेंट और जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस थे उनके ऊपर मेनली फोकस किया गया था। नेक्स्ट है साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए जो बर्न में कन्वेंशन हुआ था, जो हमारा सम्मेलन हुआ था, उसमें 1886 में हुआ था। इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प कृतियाँ शामिल है। जो बर्न में हमारी कन्वेंशन हुई थी उसमें जो कॉपीराइट के मेनली फैक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया था, उनके संरक्षित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिडिट समझौता 1991 में हुआ है। मेरिडिट समझौते में क्या था, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत हुई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी थी उसकी फाइलिंग की सर्विसिंग की शुरुआत 1981 से मेरिडिट समझौते के तहत हुई। फिर है बिरपी, जो विपो का पहले नाम था। 1993 बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु पेरिस और बर्न सम्मेलन था, उस पर अमल करने के लिए बनाया गया। 2 सचिवालयों को मिलाकर बिरपी की स्थापना की। बिरपी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो बिरपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, बिरपी की स्थापना हुई। हमने ये जो पॉइंट्स हैं ये पिछली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो टॉपिक था उसमें कवर किए थे कि पेरिस का और बर्न का समझौता हुआ, कन्वर्सेशन हुए थे। फिर उन दोनों को एक समझौते के तहत उन दोनों को सचिवालयों को मिलाकर क्या है, फिर एक बिरपी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिसका नाम बाद में विपो किया गया था। नेक्स्ट में देखते हैं, ये आ गया, बिरपी बना विपो। ठीक है, 1970 तो जो बिरपी की कन्वेंशन हुई थी वो तो हमने पीछे पढ़ी 1967 में हुई थी, और इसकी स्थापना फिर बिरपी से विपो बनने तक का टाइम जो बीच में लगा वो 1970 में विपो की स्थापना हुई थी। 1970 में विपो स्थापित किया गया था। सदस्य देशों का नेतृत्व करने वाले एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में विपी की स्थापना की गई 1970 में। ठीक है, बिरपी 1967 में इसकी कन्वर्सेशन हुई थी, और बिरपी की जो स्थापना थी वो 1893 में हुई थी, बर्न और हमारी जो पेरिस समझौता था उसके अंतर्गत 1983 में बिरपी की स्थापना हुई थी, और फिर 1893 में बिरपी की स्थापना हुई थी, और फिर बिरपी 1967 में एक कन्वेंशन हुई जिसके अंतर्गत 1970 में विपो की स्थापना हुई। ठीक है, फिर यूएन में 1974 में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी यूएन है उसके अंदर शामिल हुआ 1974 में विपी। ठीक है, उसकी एक एजेंसी के रूप में काम करने लगा क्योंकि विपो को भी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या संधि सिस्टम की शुरुआत 1978। पेटेंट जो कोऑपरेशन संधि है उसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। इस संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल कर एक साथ कई देशों में आविष्कार के संस्करण का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि पेटेंट का जो आवेदन है वो दाखिल करके एक ही इन्वेंशन को कई देशों में प्रयास किया जा सकता है। सफल कौन सबसे पहले हो वो बात की बात देखी जाएगी, उसका पेटेंट करवाया जाएगा, लेकिन पेटेंट की परमिशन लेके आविष्कार किसी चीज़ के लिए कई देशों में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यस्थता केंद्र की स्थापना 1994 में। यह केंद्र निजी पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विवादों को हल करने में सहायता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। तो 1994 में एक मध्यस्थता जो एजेंसी है उसकी स्थापना की गई जिसका काम क्या था कि जो नेशनल लेवल पे जो विवाद होते हैं, वाणिज्य विवाद होते हैं कई देशों में, उनके समाधान के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विपो की संधियाँ, ट्रीटीज़ क्या है, विपो की संधियाँ क्या हैं। सबसे फर्स्ट है विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी। इसमें डिजिटल माहौल में 2 प्रकार के लाभार्थियों के लिए अधिकार को ध्यान
में रखा गया है। सबसे पहली संधि है उसके अंतर्गत क्या है कि कलाकार और फोनोग्राफ निर्माता जो हैं उनके लिए मेनली ये संधि का निर्माण किया गया था। जो कलाकार और अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं वो, और फोनोग्राफ निर्माता उसमें क्या है, ध्वनियों के निर्माण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करती है विपो। अपनी किस संधि के अंतर्गत? विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्रामिक ट्रीटी, ठीक है, फोनोग्राम ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट है मैड्रिड प्रोटोकॉल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क से संबंधित है। ट्रेडमार्क के लिए जो संधि बनाई गई है उसका नाम क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये नाम से ही पूछे जा सकते हैं कि फोनोग्राफिक जो निर्माता हैं उनके लिए किस संधि का प्रयोग किया जाता है और ट्रेडमार्क के लिए किस संधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सीधे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये विपो की इम्पोर्टेंट संधियां हैं, इनको जरूर से नोट डाउन कर लीजिए और याद कीजिएगा। नेक्स्ट संधि है बुडापेस्ट ट्रीटी। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है बुडापेस्ट ट्रीटी क्योंकि एक थोड़ी सी हटके संधि है। 28 अप्रैल 1977 को बुडापेस्ट, हंगरी जगह का नाम है, हंगरी में बुडापेस्ट, उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के लिए सूक्ष्म जीवों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जमाव पर बुडापेस्ट संधि की गई थी, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड संधि है बुडापेस्ट संधि, ठीक है। पूछा जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से संबंधित जो संधि है वो कौन सी है। और इसमें जो अमेंडमेंट्स संशोधन हुए हैं वो एक हुआ है 9 अगस्त 1980 को और दूसरा हुआ 26 सितंबर 1980 को, ठीक है। 2 इसमें संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है माराकेश ट्रीटी। विजन इम्पायर्ड या फिर जो अंधे लोग हैं उनके लिए स्पेशली इस संधि का प्रयोग किया गया था, इस संधि को बनाया गया था। अंधे लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पुस्तकों और उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को आसान बनाने के लिए इस संधि को बनाया गया था। जो अंधे पर्सन्स हैं वो नॉर्मल छपी हुई बुक्स को नहीं पढ़ सकते, तो उनकी सहायता के लिए उनको विशेष पुस्तकों के उत्पादन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अवेलेबल करवाने के लिए इस संधि का मार्केश जो ट्रीटी है, मार्केश जो संधि है, इसका निर्माण किया गया था। इस संधि पर 27 जून 2013 को हस्ताक्षर किए गए और 30 सितंबर 2016 को ये संधि लागू हुई और इस संधि को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला देश भी इंडिया था, ठीक है। इंडिया के द्वारा सबसे पहले अडॉप्ट की जाने वाली संधि है मार्केश संधि। और किस मार्केश संधि किस से संबंधित है? लो विजन या अंधे लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विपो कॉपीराइट ट्रीटी। जो कॉपीराइट से संबंधित है ऑनलाइन उसके लिए उसके लिए ये विपो कॉपीराइट ट्रीटी संधि का निर्माण किया गया था। यह बर्न कन्वेंशन की तरह विशेष समझौता है जो डिजिटल माहौल में लेखकों के कार्य और उनके अधिकारों के संरक्षण का काम करती है। जो डिजिटल रूप से जो हम अपना डाटा पब्लिश करते हैं उसको कोई कॉपी ना करे, उसके बचाव के लिए जो हमारी विपो कॉपीराइट ट्रीटी का निर्माण किया गया था। ये क्या है? डिजिटल से रिलेटेड है, ठीक है। इतनी संधियां थी और ये सभी जितनी भी संधियां हैं उन सभी को भारत ने अडॉप्ट कर चुका है। भारत उन सभी संधियों को स्वीकार कर चुका है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, सारी संधियों को अच्छे से याद हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट हो जाती हैं संधियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ संधियां और सम्मेलन हैं जो विपो के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इंडिया इनका मेंबर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कन्वेंशन एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कन्वेंशन और संधियां हैं जिनको भारत उनका मेंबर बन चुका है, अडॉप्ट कर चुका है भारत उन सबको, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेली आर्टिस्टिक वर्क्स। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट है नायरोबी ट्रीटी ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ओलंपिक एम्ब्लेम, ठीक है। ये कन्वेंशन है फर्स्ट 3 जो भारत के द्वारा विपो के जो कन्वेंशन थे उनमें मेंबर लिया गया था, भाग लिया गया था। ये 3 इसकी संधियां हैं जिनमें भारत ने अपना मेंबरशिप दाखिल की है, शामिल हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशन हैं जो विपो के द्वारा
ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिकेशंस ऑफ विपो। विपो की कुछ पब्लिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम लेके सीधा, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाए कि ये किसका पब्लिकेशन है, तो आपको आंसर है विपो। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। ये है विपो का एक पब्लिकेशन है। इससे तो समझ सकते हो क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो विपो से रिलेटेड होगा, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये क्या है, हमारा विपो से ही संबंधित है। नेक्स्ट है विपो मैगजीन, ये क्वार्टरली पब्लिश की जाती है और विपो की एक मैगजीन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट WIPR, ये भी विपो की एक पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है ग्लोबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विपो के डायरेक्टर जर्नल्स के बारे में। ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं, सभी को याद कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, रिसेंट। ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है 1970, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है, इसलिए 1970 से 1973 तक। वो कौन है, जॉर्ज बुडेन होसेन, जो कहाँ से हैं, नीदरलैंड से। नेक्स्ट सेकंड है 1973 से 1997 तक, 1973 से 1997 तक, एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो कौन है, आर्पर्ड बोगसच, जो कहाँ से हैं, US से, यूनाइटेड स्टेट से। नेक्स्ट थर्ड है 1997 से 2008 तक, कामिल इल्टेलेब इड्रिस, जो कहाँ से हैं, सूडान से हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2008 से 2020 तक फ्रांसिस गुरी, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और 2020 से अब तक जो प्रेजेंट तक जो हमारे विपो के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डरेन टेंग, और वो है सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि हमारे ट्रेडमार्क और पेटेंट टॉपिक, जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नेक्स्ट सब पार्ट्स हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हम शाम को डेली 8 बजे क्वेश्चंस करते हैं, वो जो हम वीडियो पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं लगभग मोस्टली। बाय चांस कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर उधर से हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हम वीडियो दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs। तो साथ के साथ आपकी MCQs की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।